ये दो चीज़ें होती हैं, या तो अमेरिका डिफीट हो जाता है और भाग जाता है, दूसरा उस जगह को बर्बाद कर देता है। आप देखिए इराक की हालत देखिए, लीबिया की हालत देखिए, वहाँ कोई सरकार नहीं है। कर्नल गद्दाफी के जाने के बाद 2011 में जो ये चीज़ें, करोड़ों लोग मार दिए गए इन सारे युद्धों में। और देखिए आप जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप हर तरीके के सिनारियों को, अमेरिका और चाइना में आज के डेट में क्या हो रहा है, वे लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वार लाइक सिचुएशन जनरेट कर रहे हैं, स्टिमुलस इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये होगा तो क्या होगा। हमारे यहाँ देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है, किसी भी फील्ड में हम कर रहे हैं, सब में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारी ट्रेनें बढ़ रही हैं, हमारा और भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, सब बढ़ रही है। इस जिस स्केल पे बढ़नी चाहिए वो नहीं हो रहा। मैं मानता हूँ कि चाइना कभी भी अपनी मिलिट्री को पाकिस्तान के लिए वो नहीं उतारेगा। 2005 से अभी तक 20 साल में 63 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट चीन ने पाकिस्तान में किया है, 63 अरब डॉलर। इस सेंचुरी में हम चीन को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का मुनाफा दे चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये लड़ाई करके वो अपना यहाँ भी बाजार खराब करेगा और पाकिस्तान की भी अपने इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करना चाहेगा? कौन बेवकूफ़ चाहेगा? हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। तो भाई जैसा कि आप लोग को पता है, रियल टॉक पे थोड़ी जियोपॉलिटिक्स की बातें कम होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स, देश विदेश में क्या चल रहा है, इन मुद्दों पे हम थोड़ा कम बात करते हैं। तो हमने कहा ये वाला टॉपिक टच करते हैं अपने पॉडकास्ट में, ताकि थोड़े हम भी एजुकेट हो, हमारी प्यारी ऑडियंस आप लोग भी थोड़े से अवेयर हो, एजुकेट हो कि हमारे देश विदेश में चल क्या रहा है। तो बस इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमने बुलाए हैं जो सालों साल तक एज अ जर्नलिस्ट काम कर चुके हैं, प्रकाश के राय सर। और इनको डीप नॉलेज है जियोपॉलिटिक्स के बारे में कि देश विदेश में चल क्या रहा है। तो हमने कहा सर को बुलाते हैं, थोड़ी बात करते हैं, थोड़े हम भी एजुकेट होते हैं भाई। तो सर स्वागत है आपका हमारे शो पे। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आजकल, बताइए थोड़ा। बहुत कुछ चल रहा है, और अगर आप गिनती करने बैठेंगे और सारी चीज़ों पे बात करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोगों को रात भर बैठना पड़ेगा। सही बात है सर। मेजर आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे जगह जगह बात हो रही है, ट्रम्प बहुत चर्चे में चल रहे हैं, और ये इजराइल वाला मुद्दा भी बहुत चर्चे में आ चुका है। बांग्लादेश वाला भी जो इंडिया बांग्लादेश का चल रहा है भी बहुत मुद्दे में उसमें आ चुका है, चर्चे में। तो आपको क्या लगता है, हम शुरुआत करते हैं ट्रम्प वाले केस से? ट्रम्प से नहीं सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये अभी करंटली अगर हम देखें तो इंडिया का दोस्त है कौन, कौन सा देश है जो इंडिया के फेवर में है? क्योंकि अभी ट्रम्प भी इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी फेवर कर रहे हैं थोड़े। और ऐसा हम लोग तो जो यंगस्टर्स हैं मीम के थ्रू ही ज़्यादा अवेयर रहते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू। तो ऐसे मीम्स आ रहे हैं कि रशिया और इजराइल के अलावा इंडिया का कोई दोस्त नहीं है। तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है अभी करंट सिचुएशन में? मैं दो बातें कह के अपना एनालिसिस दूंगा। अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे या चाहे देखते होंगे, लूज टॉक एक प्रोग्राम आता है पाकिस्तानी टेलीविज़न पे, आता था, अब तो मोइन अख्तर साहब रहे नहीं। तो उसमें एक एपिसोड में वो पूछते हैं कि जब अमेरिका हमारा दोस्त है तो कमबख्त इतना मार रहा है, अगर हमने दुश्मनी मोल ली तो क्या करेगा? और दूसरी बात अंडरलाइन करना चाहता हूँ, हेनरी किसिंजर जो कभी अमेरिका के विदेश सचिव रहे, रिचर्ड निक्सन के राष्ट्रपति जब थे वो, और बाद में वो उससे पहले वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे, और आज तक जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है, जो उसका आर्किटेक्चर है, वो हेनरी किसिंजर ने बनाया है। वे कहते थे कि अमेरिका का दोस्त होना नुकसानदेह तो है ही नहीं, अमेरिका से दुश्मनी नुकसानदेह तो है ही, दोस्ती जो है वो घातक है। ये तो सर वैसी स्टेटमेंट हो गई जैसे हम पुलिस वालों के लिए यूज़ करते हैं। और ये भी है कि जियोपॉलिटिक्स में, जैसे पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि कोई भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता, वो जियोपॉलिटिक्स पे भी ये बात लागू होती है। अमेरिकन्स के साथ दोस्ती का डायमेंशन जो है बड़ा अजीब सा है, अलग अलग तरीके से। मैं 2-3 उदाहरण आपको दे देता हूँ। एक यूक्रेन उसका दोस्त। अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है, किसी बड़े ताकतवर व्यक्ति से उसका झगड़ा हो गया, तो आप उसको समझाएंगे, आप उसको चढ़ाएंगे नहीं कि लड़ ले। आपको पता है कि सामने वाला पहलवान है और ये जो है वो 100 सीसी का इंजन है, आपको पता है कि उठा के पटक देगा, लेकिन आपने उसको उकसाया और रशिया से वार कराई। तो एक दोस्ती का मामला यहाँ पर है।
दूसरा एग्जाम्पल पाकिस्तान का है। अमेरिका ने खूब पाकिस्तान का इस्तेमाल किया तथाकथित आतंक को लड़ने के नाम पे, ओसामा बिन लादेन, अलकायदा, तालिबान। और इस पूरे प्रोसेस में उनके कोई 1 लाख लोग मारे गए पाकिस्तानियों। और तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि हिंदुस्तान से जो अमेरिका की जो दोस्ती है या जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, और वो बहुत पुरानी दोस्ती नहीं है। क्योंकि 71 में तो वो जब बांग्लादेश की लड़ाई चल रही थी तो अमेरिका तो बीच में इंटरवेन करने आ गया था पाकिस्तान के सपोर्ट से। लेकिन जैसे ही उनका जो जहाज़ था, समुद्री जहाज़ था, बेड़ा था, वो इधर आता, तब उससे पहले सोवियत बेड़ा पहुंच गया था इंडिया के सपोर्ट में। तो उनके बीच में ये बात हुई कि सोवियत ने कहा कि अगर आप इंटरवेन करेंगे तो हम भी इंटरवेन करेंगे। तो बहुत ख़तरनाक हो जाता मामला, वो लड़ाई फिर अमेरिका सोवियत संघ की हो जाती। तो हमारे संबंध लंबे समय तक बहुत अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक थे, चल रहे थे। 1998 में बिल क्लिंटन की यात्रा होती है राष्ट्रपति की। एक्चुअल हमारा रिलेशन वहाँ से शुरू होता है, और जितने हमारे राष्ट्रपति हुए अमेरिका के, जितने प्रधानमंत्री हुए भारत के, इन सब के टाइम में 1-1, 2-2, 4-4 कदम आप आगे बढ़ते गए हैं। और अभी हम स्ट्रेटजिक पार्टनर भी हैं। लेकिन समस्या ये है अमेरिकन्स की कि वे, अगेन फिर वही बात कि उसकी दोस्ती बहुत खतरनाक है, घातक है। जापान इनका सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, लेकिन इन्होंने अर्ली 90s में जापान की कमर तोड़ी, उसकी मुद्रा को गिरा दिया। इसी तरीके से इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में कुछ देशों के साथ किया, इन्होंने लैटिन अमेरिकन कुछ देशों के साथ किया। उनकी इकोनॉमी को इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि उनके पास कोई चारा नहीं था सरेंडर करने के, जबकि वो दोस्त थे। मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा हूँ, दुश्मनों से अमेरिका हमेशा हारा है। ये मैं आपको और आपके दर्शकों को आश्चर्य होगा जान के। दुश्मनों का भी एग्जाम्पल दे ही दो। वियतनाम की लड़ाई हुई, बरसों तक चली, और वियतनाम 2 पार्ट में डिवाइडेड कराया था अमेरिका ने। एक पार्ट पे कम्युनिस्ट काबिज थे, दूसरे पर अमेरिका प्रो अमेरिकन वो थी, उनके तरफ से वो अमेरिकन लड़ रहे थे। लेकिन ताकत नहीं होने के बावजूद, हथियार नहीं होने के बावजूद वहाँ लोगों ने लड़ाई लड़ी वियतनाम में। और 60s-70s में हालत ये थी कि कॉफ़ीन पे कॉफ़ीन उतरता था अमेरिकी झंडे में लिपटा हुआ। तो अमेरिकन्स को लगा कि ये क्या हो रहा है, तो वहाँ पे सवाल उठाए जाने लगे कि भाई ये वियतनाम में तुम लोग इतने सारे हमारे लड़के मरवा दिए, वहाँ क्या करने गए हो, हजारों हजार। और उसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ जोड़ूं, मोहम्मद अली के नाम से आप लोग परिचित हैं, जो बॉक्सर। मोहम्मद अली उस समय वर्ल्ड चैंपियन थे, तो उनको कहा गया कि आप जाइए वियतनाम लड़ने। अच्छा। उन्होंने कहा कि मेरा दुश्मन तो यहाँ बैठा हुआ है, जैसे मेरे साथ काला गोरा का भेद है, तो मेरा दुश्मन तो अमेरिका में है, जो मुझे होटल में खाना नहीं देता, जो मुझे बराबर में बैठने नहीं देता। ये उनको तो मैं जानता भी नहीं हूँ, उनसे लड़ने मैं नहीं जाऊँगा। उनको 5 साल की सज़ा हुई कैद की, लेकिन जेल नहीं भेजेगा, लेकिन सज़ा हुई, उनका वर्ल्ड चैम्पियनशिप छीना गया, और 5 सालों तक वो किसी टूर्नामेंट में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया। फिर वो दोबारा आते हैं और फिर वो उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीती थी। वो वियतनाम युद्ध में अल्टीमेटली 70s में अमेरिका हारा और उसको वापस जाना पड़ा। एक तो आप लोगों को याद होगा, वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी जिस तरीके से भाग रहे थे, आपने वो देखा, दुनिया ने देखा। और इराक, और ये 2 चीज़ें होती हैं, या तो अमेरिका डिफीट हो जाता है और भाग जाता है, दूसरा उस जगह को बर्बाद कर देता है। आप देखिए इराक की हालत देखिए, लीबिया की हालत देखिए, वहाँ कोई सरकार नहीं है कर्नल गद्दाफी के जाने के बाद 2011 में जो ये चीज़ें हुई, और करोड़ों लोग मार दिए गए इन सारे युद्धों में। और उनकी बात छोड़ दें जिनके हाथ पैर गए और जो बीमार हुए, जो तमाम चीज़ें हुई, ट्रॉमा हुआ। और ये सब यही नहीं, इन्होंने
तख्ता पलट का इनका इतिहास रहा है। जैसे अभी चिली के राष्ट्रपति अभी इंडिया आए थे कुछ दिन पहले, उनके देश में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को उसी के जर्नल से तख्ता पलट करवाया गया, 30 साल तक वहाँ तानाशाही रही। ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत उदाहरण है उनके पास। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आखिर दोस्ती की कुछ तो बुनियाद होनी चाहिए। तो अमेरिकन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और अमेरिकन्स जो हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इसको हमको अंडरलाइन करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका से दो चीज़ भारत के पक्ष में है। हमारा बिजनेस दुनिया भर में जिन देशों से होता है, तो बहुत सारे देश हैं जिनसे हमारा घाटे का बिजनेस है, और बहुत सारे कुछ देश हैं जिनसे हम फायदा कमाते हैं, जिसमें एक अमेरिका है और एक तुर्की है। और जो लोग हमारे लोग बाहर गए हैं, अभी दुनिया में सबसे बड़ा डायस्पोरा इंडियंस का है, सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं बाहर में, तो वो कमाते हैं तो घर भेजते हैं। अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है। ये दो फायदा है। अब इन दो फायदों की वजह से हम अमेरिका के सामने ज़्यादा फैल नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं, फ्यूचर में उसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अभी जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट अभी आए थे हिंदुस्तान, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे हमारा वो हुआ। तो एक उसमें है कि न्यूक्लियर सेक्टर में दोनों देश एक दूसरे को कोऑपरेट करें। बहुत सारी कंपनियां बाहर की इसलिए नहीं आ रही हैं न्यूक्लियर सेक्टर में कि एक हमारे यहाँ कानून है कि अगर कल को कोई न्यूक्लियर हादसा हो गया, कोई हमारा प्लांट विस्फोट हो गया, जैसे फुकुशिमा हुआ था जापान में, तो कंपनी की लायबिलिटी होगी ना, देना पड़ेगा ना। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, उसकी लायबिलिटी अभी तक चली आ रही है। वो कंपनी यूनियन कार्बाइड की थी, यूनियन कार्बाइड ने कंपनी बेच दी डाउ केमिकल्स को, तो वो लायबिलिटी भी शिफ्ट हो गई, जैसे बिजनेसेस में होता है। तो वो कंपनियां कर रही हैं कि भाई ये बड़ा खतरनाक मामला है। अब फैक्ट्री है, किसी न हो सकती है दुर्घटना, तो अभी हम लोगों ने आश्वासन दिया है कि उसमें सुधार किया जाएगा। तो कुछ लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये आप अमेरिका के दबाव में झुक गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बिज़नेस बढ़ाना है तो इस तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आपका सर्विलांस बढ़ रहा है, जिस तरीके से और तरीके के कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं, तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि भविष्य में न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। तो वो नौबत ही नहीं आए या ना आने देना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे कोऑपरेशन है। लेकिन दोस्ती का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यह भी नहीं होता कि आपके हर ज़रूरत में बंदा खड़ा हो जाए। रशिया भी क्या खड़ा होगा? रशिया आपको सामान ज़्यादा सप्लाई कर देगा। इजराइल क्या करेगा? कुछ ड्रोन आपको भेज देगा। लड़ने के लिए तो कोई आपके लिए तो आएगा नहीं। और सबकी अपनी स्थितियां हैं, सबकी अपनी समस्याएं हैं। अमेरिका के पास देखिए आज नकदी नहीं है, वो दुनिया का सबसे कर्जदार देश है, तो आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट दे सकता है? अब तो इन्वेस्टमेंट पे भी वो रोक लगा रहे हैं कि आप फैक्ट्री लगाएंगे तो हम आपके सामान पे ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे। अभी उन्होंने सैमसंग को कहा, अभी एप्पल को कहा। तो अपनी मजबूरियाँ हैं। इजराइल अभी जिस वार में है, इजराइल कितना ड्रोन आपको दे पाएगा? और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, मैं इस चीज़ को अंडरलाइन करना चाहूँगा कि जब तक आप अपनी क्षमता नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप दूसरे के चक्कर में डिपेंडेंट नहीं रह सकते। फॉर एग्जाम्पल, भारत और पाकिस्तान और चाइना, इन तीनों का लफड़ा है। अब आप केवल किलोमीटर्स जोड़ लीजिए, 4000 किलोमीटर आपकी बाउंड्री लगती है। कल को भगवान न करे अगर लड़ाई छिड़ गई तो आपको कितनी ड्रोनें चाहिए, कितने मिसाइल्स चाहिए आपको? उस स्केल पर क्या इजराइल या क्या रशिया आपको सप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि और इजराइल का कितना 160 किलोमीटर 200 किलोमीटर का वो झगड़ा है। इजराइल रियल आर्मी के साथ उसकी लड़ाई आज से 50 साल 55 साल पहले हुई है। रियल आर्मी के साथ उनकी टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है वो प्रूवन फैक्ट नहीं है। रशियंस जो यूक्रेन में सामान इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो आपको इमीडिएटली सप्लाई करना चाहेंगे, कर पाएंगे? क्योंकि वो तो खुद ही दूसरों देशों से भी ले रहे हैं।
जैसे उत्तर कोरिया से ले रहे हैं और देशों से ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपको अपना स्केल अप करना पड़ेगा, और ऑलरेडी हम लोग ड्रोन के क्षेत्र में कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है ना, किसी भी फील्ड में हम कर रहे हैं, सब में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारी ट्रेनें बढ़ रही हैं, हमारा और भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बढ़ रही है, सब बढ़ रही है। इस जिस स्केल पे बढ़नी चाहिए वो नहीं हो रहा। हम लोग 1.5 अरब लोग हैं भाई, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, 80-82 करोड़ लोगों को तो खाना देना पड़ रहा है, इतनी गरीबी है। तो हमको बहुत तेजी से स्केल अप करना है, ना सिर्फ अपने डिफेंस के लिए बल्कि अपने प्रोग्रेस के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। सर, आपको क्या लगता है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर होती है तो क्या चाइना एक्टिवली इन्वॉल्व हो जाएगा उस वॉर में? चाइना को आप किस तरीके से देख रहे हैं इंडिया के साथ इस समय? देखें, 2 तरीके से। हालांकि कई लोग मुझे मानते हैं कि मैं चाइना को लेके सॉफ्ट रहता हूँ या लेजी रहता हूँ, ऐसा नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका भी हाल में देहांत हुआ, जिमी कार्टर, वो कहते थे कि चीन एक ऐसा देश है जिसने युद्ध पर 1 पैसा खर्च नहीं किया। हमारी लड़ाई छोड़ दीजिए 1962 वाली, और बीच में एक झड़प हुई थी 70s में, और अभी गलवान हुआ। अब सोचिए कितना बड़ा गैप है। चीन से इतनी बड़ी बाउंड्री होने के बावजूद वो उस बाउंड्री पे ना भारत एग्री करता है ना चाइना एग्री करता है। दोनों कहते हैं कि हमारा यहाँ तक है, हमारा वहाँ तक है। और जो अक्साई चीन का जो हमारा इलाका पाकिस्तान, ये चीन के पास है, वो चीन ने हमसे छीना नहीं है, वो पाकिस्तान ने गिफ्ट करा उनको। और 62 में भी उन्होंने हमारी कोई ज़मीन दखल नहीं की। वो आए, आगे बढ़े, उनको एडवांटेज था उस वार में, और फिर वो वापस पीछे चले गए। तो मैं मानता हूं कि चाइना कभी भी अपनी मिलिट्री को पाकिस्तान के लिए वो नहीं उतारेगा, मेरा ये मानना है। दूसरा कि रही बात सामान बेचने की, तो देखिए हथियारों का मार्केट प्लेस लगा हुआ है दुनिया भर में। चाइना जैसे हर क्षेत्र में चाइना ग्रोथ कर रहा है, उस तरीके से वो डिफेंस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ कर रहा है। तो वो भी क्लाइंट खोजेगा ना, तो बगल में ही क्लाइंट है, तो क्या दिक्कत है? वो तो ज़्यादा आसानी से अपना सामान बेच सकता है कम खर्चे में। एक बात और हमें ध्यान देनी पड़ेगी, 2005 से अभी तक 20 साल में 63 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट चीन ने पाकिस्तान में किया है। 63 अरब डॉलर, और उसका कोई 22-23 अरब डॉलर का सालाना बिजनेस है पिछले साल का, 2024 का। टोटल मिला के 100 नहीं होता है, 100 अरब डॉलर नहीं होता है। और चाइना हमसे हर साल 100 अरब डॉलर फायदा कमा के जाता है। ये अभी हम लोग 2025 में बैठे हैं, मतलब 25 साल हो गए इस सेंचुरी के, इस सदी के। इस सेंचुरी में हम चीन को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का मुनाफा दे चुके हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये लड़ाई करके वो अपना यहाँ भी बाजार खराब करेगा और पाकिस्तान की भी अपने इन्वेस्टमेंट को बर्बाद करना चाहेगा? कौन बेवकूफ़ चाहेगा भाई? उसने जब वहाँ पैसे लगाए हैं तो वो पहली चीज़ तो वो कोशिश करेगा कि लड़े नहीं, क्योंकि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर उन पर आप अटैक कर सकते हैं। उनके पूल हैं, एनर्जी इंस्टॉलेशंस हैं, ग्वादर का बंदरगाह है, हवाई अड्डा है ग्वादर का, जहाँ उसके बगल में, अच्छा यहाँ पे ग्वादर है जो चाइना डेवलप कर रहा है, और ठीक वहीं पर बगल में चाबहार पोर्ट है ईरान का, जिसको कि हिंदुस्तान जो है डेवलप कर रहा है। तो लड़ेंगे तो दोनों, और चाबहार में भी चाइना का पैसा लगा हुआ है, ईरान में उसका इन्वेस्टमेंट है। तो क्या चाइनीज लीडरशिप को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि यहाँ का भी धंधा चौपट करें और वहाँ भी तबाही करा लें? तो मैं मानता हूँ कि नहीं। लेकिन चूंकि लड़ाई है, लड़ाइयाँ हुई हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, अभी पीछे ही स्थिति बन गई थी, तो हमें इस सिनारियो को इग्नोर नहीं हम कर सकते। तो चाइना क्या कर सकता है? चाइना देखिए लगभग 80% उनके पास जो असलहे हैं पाकिस्तानियों के पास, वो चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, जो कि फेल हुए अभी। अब फेल हुए पास हुए उस पर तो 50 तरीके के नैरेटिव्स चल रहे हैं। न्यूज़ में ही देखा हमने, डिफेंस सिस्टम नहीं काम नहीं कर रहा। उनके डिफेंस सिस्टम को भी अटैक किया इंडियन फोर्सेस ने और डैमेज किया, और उनके एयर बेसेस को भी नुकसान पहुंचाया है। तो निश्चित रूप से उनका एयर डिफेंस सिस्टम अप टू द मार्क तो नहीं कहा जा सकता है। और हमारे यहाँ कोई भी उनका लाइव एम्यूनेशन नहीं गिरा, कोई मिसाइल नहीं गिरी कहीं पे भी,
उसको आपने हवा में ही मार गिराया। तो आप कह सकते हैं कि हमारा डिफेंस सिस्टम जो है बेटर है। वैसे भी रशियन S-400 जो है, हालांकि हम लोग 3-4 तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन S-400 के बारे में दुनिया मानती है कि वो, अभी रूस ने कहा भी है कि S-500 के लिए हम लोग मिल के प्रोडक्शन करें, हालांकि वो S-700 पे काम कर रहे हैं। अच्छा। देखिए क्या होता है, जो ये हथियार बेचने वाले देश होते हैं वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो अपने लिए रखते हैं, और जो पिछला वाला है वो आपको दे देते हैं। एडवांटेज तो चाहिए ही। तो जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल रशियन प्रोडक्शन सिस्टम के साथ मिलकर हम लोग बना रहे हैं, दोनों पार्टनर हैं। तो चाइना के पास रिसोर्सेज हैं, कैपेबिलिटी है और पैसा है, तो वो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान को वो बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ें सप्लाई कर सकता है। वो एडवांटेज पाकिस्तान के पास है, क्योंकि चाइना तो प्रोडक्शन का और मैन्युफैक्चरिंग का उस्ताद है जी। तो उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अभी जो चीज़ें घटित हुई हैं और ग्लोबली भी जियोपॉलिटिकल और डिफेंस में जो हो रहा है, तो भारत सरकार एक डिफेंस स्ट्रेटेजी पे जो है काम करे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे देश में जैसे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता है कि मेरे पास परमाणु बम है तो मैं इसका क्या करूँगा, तो हमारे पास जो हमारा जो डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है हम पहले नहीं मारेंगे, कोई मारेगा हम पे तब हम चलाएंगे उसको, नो फर्स्ट यूज। तो ये एक डॉक्ट्रिन होता है, एक समझदारी होती है। पाकिस्तान और चीन के लिए मुझे लगता है कि जो हमारी सिक्योरिटी समझदारी है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर ध्यान नहीं दिया गया है। और मुझे लगता है कि चाहे वो टेररिज्म का मसला हो या चाहे अभी जो झड़प हुई, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट और हमारी आर्म फोर्सेज जो हैं उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगी। और देखिए, आप जब तक रणनीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप हर तरीके के सिनारियों को, अमेरिका और चाइना में आज के डेट में क्या हो रहा है, वे लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वार लाइक सिचुएशन जनरेट कर रहे हैं, स्टिमुलस इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा। और हम लोग अभी उस तरफ उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा उधर फोकस तो करना ही पड़ेगा। और सर जैसे टर्की ने भी बैक स्टैब किया एक तरीके से इंडिया को, क्योंकि अब दोस्त जब अर्थक्वेक आया था तो ऑपरेशन दोस्त में इंडिया ने हेल्प करी थी उनकी। तो ये भी एक इंडिया के लिए एक बेकार चीज़ है कि टर्की ने ऐसे टर्की अटैक का किया। थोड़ा रिलेशन भी बताओ आप, टर्की कहाँ क्यों इंडिया के अगेंस्ट है, पाकिस्तान से दोस्ती क्यों है उनकी? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा मसला है कि जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड में, खासकर सुन्नी इस्लामिक वर्ल्ड में अपने देश को वो फिर से उस तरीके की प्रेस्टीज दिलवाना चाहते हैं जो कभी उस्मानिया साम्राज्य के समय, ऑटोमन एम्पायर के समय में टर्की की रही थी। इस्लाम में सबसे जैसे मुगल्स थे सबसे धनी वो शासन, लेकिन मुगल उस तरीके से मुस्लिम वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस नहीं करते थे। ये ज़्यादातर ये इनका इंडियन कल्चर और वो सब चीज़ था, इनको ज़्यादा इस्लामाइजेशन ये सब पे नहीं था। लेकिन जिसको आज आप अरब बोलते हैं, सऊदी अरब से लेके ये सारे इलाके, इजिप्ट, फिलिस्तीन, ये सारे इलाके जो थे वो टर्की के अंडर में थे, ऑटोमन एम्पायर के थे। पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड जो था वो, तो उसकी जो धाक थी, मतलब आप सोचिए कि आपके पास मक्का भी हो, मदीना भी हो, जेरूसलम भी हो, अल-अक्सा मस्जिद भी हो, तो भाई आप ताकतवर रहेंगे उस वर्ल्ड में। तो उस पोजीशन को वो हासिल करने के लिए, और बाकी जैसे सऊदी अरबिया का इन्फ्लुएंस है, जैसे ईरान का शिया मुस्लिम कम्युनिटी में, दुनिया ग्लोबल कम्युनिटी में इन्फ्लुएंस है, उसके लिए वो जगह जगह अपने पत्ते फेंक रहे हैं। जैसे उन्होंने अभी सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिरवाई और उन्होंने एक अपना बंदा बैठाया वहाँ पे। जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आ रहे थे तो टर्की सबसे पहले मदद करने वालों में से था कि भाई हम एयरपोर्ट बना देते हैं, आपका जहाज़ मरम्मत कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। और भारत के बरक्स उनको मिल गया मौका कि पाकिस्तान को वो कुछ करें, तो पाकिस्तान को किस बात में आप मदद करेंगे, तो वही कश्मीर वाला चीज़। तो टर्की का है
ये उसकी वजह है। भारत से डायरेक्टली उसकी कोई दुश्मनी की वजह मुझे तो नज़र नहीं आ रही है। उन्होंने जो गलती की, या मुझे लगता है कि जिस पर कि भारत या भारतीयों की नाराज़गी जो है जायज़ थी, हालांकि मैं बायकॉट वगैरह के फेवर में नहीं रहता हूँ, क्योंकि यार फिर वही बात, आप फ़ायदे में बिजनेस हो रहा है, क्यों नुकसान करोगे अपना। सारे हमारे जो प्रेडिक्शन हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, वो सारे कह रहे हैं कि इस साल थोड़ा घटेगा, जो पहले प्रोजेक्शन था उसमें कमी आएगी। अब उसी में फिर ये भी हो जाए, वैसे ही हमारे पास 50 चीज़ें होती, कभी मानसून ख़राब हो जाए तो हमारी खेती पर असर पड़ सकता है, क्लाइमेट चेंज से हम लोग जूझ रहे हैं। तो लेकिन भारत ने जो कल बोला है, टर्की को बताया है, जो रणधीर जायसवाल जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, कि उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान को इनकरेज करिए कि वो आतंकवाद वगैरह को ख़त्म करे, अब ये सब मत करे। तो इनडायरेक्टली इन्होंने दबाव बनाने की कोशिश की है, और साथ में ये भी संकेत है इस बयान से कि टर्की से हमारे रिलेशन जो हैं अभी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन टर्की ने खुद तो किया ही, टर्की का जो सबसे क्लोजेस्ट एलाई है, एक तरीके से वैसल स्टेट है अजरबैजान, उसको भी उन्होंने उकसाया, वो भी इस पंगे में फंसा आया, जबकि अजरबैजान से भी हमारा बिजनेस बढ़ता गया है। हालांकि अजरबैजान की नाराज़गी शायद इस वजह से है कि अभी टर्की की मदद से उसने 30 साल के बाद नागोर्नो कराबाख एक इलाका है जो आर्मेनिया के हिस्से में था, लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन अजेरी थी, नहीं इनके इलाके में था, आर्मेनियंस रहते थे उसमें ज़्यादातर। तो इन्होंने आर्मेनियंस को खदेड़ के उस जगह को कब्जा किया है। और आर्मेनिया का हम पिछले ही साल सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर हैं भारत। तो हो सकता है कि उनकी वो थोड़ी सी नाराज़गी रही हो कि भाई आप आर्मेनिया को हमसे लड़ने के लिए जो हथियार दे रहे थे, ये हो सकता है। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताऊं, अजरबैजान ने हमसे भी हथियार लेने के लिए कहा था। आर्मेनिया जब खरीद रहा था तो अजरबैजान ने भी कहा था, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। और टर्की के साथ हमने वो समुद्री जहाज़ बनाने का वो किया था, डिफेंस पैक्ट था उनके साथ। वो पता नहीं अब कैंसिल है कि क्या है, मैं उस पर फॉलोअप में नहीं गया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि टर्की पर डिप्लोमेटिकली दबाव डालना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, बजाय इसके कि कोई कहे कि मैं जो है इस्तांबुल घूमने नहीं जाऊंगा, मैं टर्किश मिठाई नहीं खाऊंगा। सर ये तो हो ही गया, अब आम जनता इंडिया की तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस हो गई कि उन कंट्रीज में तो विजिट नहीं करने वाले हम। देखिए 3 लाख लोग गए थे पिछले साल, और इस साल का आंकड़ा आने दीजिए, देखते हैं क्या, कुछ तो असर पड़ेगा ही। लेकिन देखिए, जब अगर सरकार पुश नहीं करेगी उस चीज़ को, सरकार बात को नहीं आगे बढ़ाएगी, तो फिर हम लोग बहुत जल्दी भूलने वाले भी लोग हैं। सर जैसे अभी ट्रम्प पे बात हो रही थी, ट्रम्प का पहले यूएस प्रेसिडेंट्स का पहले होता था कि ब्रिटेन जाते थे, वहाँ पर कोई भी जैसे इलेक्ट हुआ है तो पहले वो ब्रिटेन जाएगा, वहाँ पे स्पीच होगी, जो भी होगा। अब सीधा वो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ से रिलेशंस क्यों बढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा? देखिए, एक तो ट्रम्प का पर्सनल खुंदक रहा था पिछले बार भी और अभी भी यूरोपियन यूनियन से, यूरोप के देशों से। वो देखिए, ट्रम्प का बोलने का तरीका आप जानते ही हैं, वो क्या कहते हैं, मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ, मैं बिजनेस दे रहा हूँ, मुझे ही, अमेरिका को ही लोग खा रहे हैं। उन्होंने जब टैरिफ अनाउंस करे थे तो उन्होंने बोला ना कि वी आर बीइंग रिप्ड अपार्ट। तो वो सबको बोलते हैं, इंडिया को भी बोलते हैं, तुम टैरिफ बोला है। तो वो यूरोप को लेके जो उनकी वो खुंदक है, उसको दर्शाने का एक तरीका है कि मैं देखो तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा हूँ, मैं कहीं और जा रहा हूँ। दूसरा कारण ये है, ये तो सामने वाला कारण है, असली बात यह है कि ट्रम्प का बहुत अच्छा खासा बिजनेस जो है, ट्रम्प का अपना ट्रम्प एंटरप्राइज जो है, अच्छा, उसका अच्छा खासा अरब देशों के साथ उनके बिजनेसेस हैं, अरब के शेखों के मालिकों के साथ। तो उसको भी वो बूस्टअप करते हैं। आपने देखा नहीं, अभी पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति ऑफिशियली कतर गया है, और पहली बार, हालांकि जॉर्ज बुश गए थे अपने समय में, लेकिन वो ऑफिशियल विजिट नहीं थी, वो जा रहे थे, थोड़ा रुक गए। तो और इनको क्या गिफ्ट मिला? बोइंग का जहाज गिफ्ट मिला है, 13 साल पुराना जहाज है।
जिसको लेके डिबेट चल रही है कि भाई उसको एयरफोर्स 1 बनाया जाए कि नहीं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का ऑफिशियल वो होता है। तो इसमें बिजनेस है एक। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ कि अरब में जिस तरीके से अमेरिका ने गंदगी फैलाई पिछले ओबामा, पर्टिकुलरली जॉर्ज बुश के इराक वार से लेके फिर ओबामा के टाइम में और फिर बाद में बाइडेन के टाइम में भी और ट्रंप के टाइम में भी, उसमें क्या हुआ है कि अरब में अमेरिकन इन्फ्लुएंस बहुत कम हो गया है। और अगर आप बिजनेस देखेंगे तो पिछले कई सालों से अमेरिका और अरब का बिजनेस जो है वो स्टेगनेंट है, लगभग उसी रेट पर है। और चाइना के साथ उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो अब अमेरिकन को ये भी लग रहा है कि भाई वहाँ पे कुछ करो, नहीं तो फिर तो हम एब्सेंट हो जाएंगे। अरब इसलिए अमेरिकन को या यूरोपियंस को थोड़ा सा मान देते हैं क्योंकि अरबों का सारा पैसा वहीं पर इन्वेस्टेड है। मकान है, फुटबॉल क्लब्स हैं, ये आपके ट्विटर वगैरह में, इन सब में पैसे लगे उनके। वहाँ के शेख तो मोस्टली बाहर ही रहते हैं, दुबई में कम ही रहते हैं जो बड़े बड़े हैं। वही नहीं, आपको मैं बताऊं कि अभी भी लंदन में, पेरिस में, यूरोप के जो ये बड़े मेट्रोपोलिस हैं या मेडिटेरेनियन यूरोप जो है, उसमें जो खरीदारी करते हैं, चाहे ये याट वगैरह जो वो सब है, सारे इनके शेखों के हैं, सारे शेखों के हैं। और शेखों ने भी देखा है कि अभी जब रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई तो यूरोपियंस ने इनके कब्जा कर लिए, इनके मकान, इनके याट, रशियंस के। तो अमेरिकन इस बात के लिए भी अमेरिकन के साथ उनको जो है थोड़ा सा बना के रखना है कि कल को अगर हमारे साथ करना होगा तो यार थोड़ा सा ऐसे मत करना। हमारी प्रॉपर्टी। आपको पता है लंदन को एक ज़माने में लंदन ग्राद कहा जाता था, जैसे लेनिनग्राद, स्टालिनग्राड है ना, वहाँ का पूरा प्रॉपर्टी बाजार रशियन पैसे पे था। रशियंस और अरब्स ये यूरोप के चकाचौंध के पीछे बहुत बड़ी ताकत हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कि उनको खींच ले जा रहे हैं। और ट्रंप की एक कोशिश रही पिछले बार भी और अभी भी वो कर रहे हैं, उनका एक है अब्राहम एकॉर्ड, इजराइल से अरब देशों के संबंधों को ठीक करना। कुछ देश उसमें शामिल हुए हैं, बाकी का भी होना है। तो वो भी एक फैक्टर है कि वो बार बार जाते हैं सऊदी अरब और वो सब करते हैं। लेकिन अरब, देखिए अरबी पैसा जो है ना, उनके पास भयंकर कैश पड़ा हुआ है। पश्चिम एशिया में बहुत कैश है। अभी देखिए कुछ देश ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास कैश है, बाकी किसी के पास कैश नहीं है। चाइना है, कुछ थोड़ा मोड़ा। कैश का मतलब आप यूएस डॉलर्स कह रहे हो? यूएस डॉलर्स भी, और इवन मान लीजिए कि कुछ गोल्ड हो सकता है और कुछ प्रोमिनेंट करेंसीज जो हैं, यूरो, येन, ये इस तरीके से। जर्मनी के पास थोड़ा सा था, लेकिन अभी आपने देखा कि अभी उनकी इकोनॉमी थोड़ी सी नुकसान में है। और अरबों के पास है, थोड़ा मोड़ा जापानियों के पास है, बाकी किसी के पास दुनिया में पैसा नहीं है। तो इसलिए भी जाना पड़ता है। अभी ट्रंप बार बार क्या कह रहे हैं, कोई 2-2.5 ट्रिलियन डॉलर का ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अबू धाबी, कतर और सऊदी से लेकर आए हैं। तो अमेरिका को आप जानते हैं कि बहुत पैसे की ज़रूरत है, तो ये एक अमेरिकन इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप है। अब यूरोपियंस के पास जाएं, इंडियंस के पास आएँ कि भैया कुछ पैसा लगा दो, तो कहाँ से हम लोग देंगे? तो जो देने वाला है उनके पास जा रहे थे। आपको याद होगा उन्होंने अपने इनॉग्रेशन में, आमतौर पे इनविटेशन नहीं दिया जाता है अमेरिकी राष्ट्रपति के इनॉग्रेशन में, उन्होंने चाइनीज़ राष्ट्रपति को बुलाने की कोशिश की। और टैरिफ के मामले में भी वो, आपने देखा होगा कि चाइना को उस तरीके से वो टारगेट नहीं करते हैं, मतलब वो बढ़ाते गए, लेकिन उन्होंने कभी उस तरीके के भाव प्रकट नहीं किए जो उन्होंने यूरोप या इंडिया या और देशों के लिए किया, क्योंकि उनको पता है कि उनको चाइना की ज़रूरत है। और देखिए वो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय बीतेगा, वो बीजिंग भी जाएंगे या शी जिनपिंग को बुलाएंगे। पिछले बार उन्होंने अपना जो उनका घर है मारा लागो, वहाँ पे इनको शी जिनपिंग को अटेंड किया था उन्होंने। बिल्कुल प्योर बिजनेसमैन है, पैसों के वो लिए जो कहते भी हैं। किया जाए वो नहीं, वो कहते भी हैं। वो क्या कहते हैं कि आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन, मुझे डील करना था। उन्होंने किताब जो लिखी, जो उनकी बहुत फेमस किताब है, उसका नाम ही आर्ट ऑफ डील।
तो वो ट्रांजेक्शनल, और देखिए ये जो टैरिफ वगैरह भी लगाते हैं ना, चाहे बातें जो करते हैं, वो बेसिकली प्रेशर टैक्टिस होती है कि आपको निगोशिएशन टेबल पे ले आओ, इतना बोल दो, इतना प्रेशर कर दो कि बंदा खुद जाए, सर समझौता कर लेते हैं सर, कुछ हिसाब लगा दो, ये उनका हिसाब है। सर रशिया यूक्रेन वॉर क्यों नहीं रुकने में आ रही? इतने साल हो गए और ट्रम्प भी कह रहे थे कि मैं आते ही रुकवा दूंगा वॉर, अभी तक कुछ उसका सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। देखिए पुतिन एक बार धोखा खा चुके हैं। 2014-15 में एक एग्रीमेंट हुआ था यूक्रेन और रूस के बीच में, और गारंटी दी थी फ्रांस और जर्मनी ने, और अमेरिका का भी सपोर्ट था। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो यूक्रेन के भीतर लड़ाई हो रही थी, यूक्रेन में उस इलाके पे यूक्रेनी सैनिक हमला कर रहे थे जहाँ पे रशियन बोलने वाले और रशियन ओरिजिन के लोग हैं, जिन पर कि इन्होंने कब्जा कर लिया अब रूसियों ने। तो उस लड़ाई को रोकने के लिए एक समझौता हुआ कि भाई रूस इंटरवेंशन ना दे, ये है वो है। मिन्स्क एग्रीमेंट इसलिए बोला जाता है कि वो एग्रीमेंट बेलारूस की राजधानी में हुआ था, मिन्स्क में हुआ था। बाद में खुद जर्मन चांसलर, जो अब नहीं है चांसलर, एंजेला मर्कल, उन्होंने कहा था कि ये तो समझौता हमने यूक्रेन को युद्ध की तैयारी के लिए टाइम बाई करने के लिए किया था। मतलब वो समझौता जो था वो एक धोखेबाजी थी। पुतिन का सिंपल डिमांड है, यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। और देखिए कोई भी बड़ा देश जो होता है, ताकतवर देश होता है, वो उसका जो अपना बैकयार्ड होता है। अब मान लीजिए कल को श्रीलंका बोले कि मैं न्यूक्लियर बम बनाऊंगा, तो आप क्या बनाना दोगे? कल को नेपाल कह दे कि परमाणु बम बनाऊंगा, तो रशिया ये बोल रहा है कि भाई ये मत करो। ये गारंटी अगर अमेरिका नहीं देगा, यूरोप नहीं देगा, तब तक ये लड़ाई नहीं रुकेगी। और पुतिन इस बार साफ साफ मूड में है। देखिए पुतिन आज के डेट में विक्टर हैं, वो जीत चुके हैं। अब टर्म एंड कंडीशन डोनाल्ड ट्रंप नहीं वो कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? जिस काम के लिए इन्होंने युद्ध करवाया, उकसाया यूक्रेन को, जो हम शुरू में बोल रहे थे कि उकसाया, यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश था इस लड़ाई से पहले, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश था। उसको ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता था, इतना अनाज उपजता था वहां पे। अब वो तीसरे नंबर पे आ गया है, दूसरे तीसरे नंबर पे, क्योंकि इलाके चले गए रूस में। और जो मिनरल्स के बहुत रिच है खनिज पदार्थों के मामले में, वो सारा अमेरिका ने अभी डील करवा लिया, सारे मिनरल्स उसने ले लिए। वहाँ पे लोग जो भागे हैं, यूरोप अमेरिका, इधर उधर शरणार्थी बने हैं या मारे गए हैं जो मिलिट्री में, वहाँ पे लोग ज़मीनें बेच रहे हैं। वो ज़मीनें अमेरिकी कॉरपोरेशंस खरीद रही हैं। तो खेल यूक्रेन को, यूक्रेन की लड़ाई रशिया और अमेरिका की सूडो लड़ाई है। और जो कभी एक ज़माने में हुआ था, आधा आधा पोलैंड को जैसे बांटा गया था स्टालिन और हिटलर द्वारा, उसी तरीके से इस बार हुआ है कि पुतिन ने अपना ले लिया कि भाई ये रशियन इलाका है। फिर बफर जोन थोड़ा बना दिया कि कल को आप नाटो में चले भी गए तो लड़ाई यूक्रेन की धरती पर होगी, न कि रूस में होगी। तो बॉर्डर उन्होंने खींच दिया, आगे कर दिया। और जो बाकी बची संपदा है वो इनके पास। और बाकी यूक्रेनियन जो है, डिप्रेस्ड पॉपुलेशन है, युद्ध में इतना बुरा हाल हुआ है, 2-3-4 साल से हो रहा है। अब सारे यूक्रेनी मजदूरी करेंगे अमेरिकन की। तो ये मामला था और ये हुआ। बाकी ऊपर कहने की बात है कि पुतिन एग्रेसर है, जेलेंस्की हीरो है। अब ये बातें तो पॉलिटिकल, ये तो जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है। बट अभी ऑफिशियली वॉर स्टॉप हो गई है, नहीं हुई है अभी? जब तक रिटेन में यह नहीं दिया जाएगा तब तक वार नहीं रुकेगी। और अब जैसे मान लीजिए कि जेलेंस्की कह रहे हैं, अगर अभी मान जाते तो रशियंस कुछ इलाका छोड़ भी देंगे। लेकिन अब जिद पर ये भी अड़े हुए हैं, तो चलते जाओ। और इनकी, जेलेंस्की की दिक्कत क्या है? अगर इन्होंने सरेंडर किया तो इनके मिलिट्री के जिनको पुतिन नाजी बोलते हैं, वे इनको मार देंगे। और जेलेंस्की जानते हैं कि एक तो वो मार देंगे, और दूसरे कि मैं देश में नहीं रह पाऊंगा फिर, अगर मैंने सरेंडर कर दिया तो।
और ये लड़ाई जेलेंस्की और उनके टीम के लिए फायदे की लड़ाई साबित हुई है ना। इतना पैसा आया है यार, इतने पैसे आ रहे हैं, कमा रहे हैं सब। बट पैसों का कुछ कर थोड़ी पा रहे हैं वो बेचारे। नॉर्मल आम यूक्रेनियन वो कुछ नहीं कर पा रहा है ना। अब इनके तो पैसे इधर उधर, अभी देखिए ये पनामा पेपर्स आया था जिसमें भारतीयों के भी बहुत सारे नाम थे, आपको याद होगा। उसमें जेलेंस्की भाई साहब का भी नाम था। अच्छा, हाँ, अमिताभ बच्चन जी का भी खाना। हाँ, तो जेलेंस्की ऐसा नहीं है कि कोई बहुत दूध के धुले हुए व्यक्ति हैं। ऐसे ही रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि ये महल बनाया खरीदा है कहीं फ्लोरिडा में और कहीं ग्रीस में, इटली में, ये खबरें आती रहती हैं। तो ये मामला देखिए, अब नेता है तो कमाएगा ना, ऐसे थोड़ी है कि। सर पाकिस्तान की भी थोड़ी अर्थव्यवस्था बड़ी ख़राब है अंदर ही अंदर, बलूचिस्तान भी पूरा एंटी हो गया उसके, तो वो क्या सिचुएशन है वो थोड़ा बताओ। बलूचियों के साथ तो लड़ाई काफ़ी पुरानी लड़ाई है वो। देखिए इनफैक्ट ये जो अभी झगड़ा पाकिस्तान ने मोल लिया, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बचा लिया, मतलब अपने पास रखने में कुछ समय के लिए वो हो गया। क्योंकि पिछले कुछ समय से बलूची भयंकर जो है पाकिस्तानी आर्मी को चोट पहुंचा रहे हैं बुरी तरीके से, जबकि इनके पास तो टर्किश ड्रोन है, चाइनीज ड्रोन है, एक से एक हथियार हैं। वो फिर भी भारी उनके पास तो नॉर्मल राइफल्स हैं, AK-47 हैं, छोटे छोटे हथियार हैं। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को मतलब बर्बाद कर दिया है उस इलाके में। और कहा भी जाता है कि बलूचिस्तान में दिन में तो फिर भी थोड़ा पाकिस्तान गवर्नमेंट या मिलिट्री का रहता है हिसाब किताब, शाम ढलने के बाद बलूचियों का ही कंट्रोल है वहाँ पे। तो अब ये लड़ाई जब हो गई तो इससे वो कुछ समय के लिए वो उन्होंने टाइम बाई कर लिया पाकिस्तानियों ने। ये इस लड़ाई का एक एस्पेक्ट ये भी है। देखिए बलूचिस्तान अगर चला गया, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है क्षेत्रफल में। वो चला गया तो पाकिस्तान छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और फिर उसका जो जिस इम्पोर्टेंस को दिखा के ब्लैकमेल करता है दुनिया को, पाकिस्तान ज्योग्राफिकली कहाँ है? साउथ एशिया में है, पश्चिम एशिया के मुहाने पर है और सेंट्रल एशिया के मुहाने पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसका। इसीलिए अमेरिकन्स भी उसको खुश रखना चाहते हैं, रशियंस भी खुश रखना चाहते हैं, चाइनीज तो हैं ही उनके पार्टनर। तो वो कोई नहीं चाहेगा, जो बड़े पावर्स हैं, कि पाकिस्तान जो है बटे, डिवाइडेड हो। और क्योंकि डिवाइड होने का मतलब है कि इस पूरे इलाके के अंदर नई स्थिति पैदा हो जाना, सबके लिए अनस्टेबल हो जाएगा मामला। और दूसरे ये कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है उसका एक अच्छा खासा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में है, ग्वादर बलूचिस्तान में ही है। तो चाइनीज़ भी नहीं चाहेंगे। और हमारे लिए ऐसा वो आरोप लगाते रहते हैं पाकिस्तानी, और कि इंडिया उकसा रहा है उनको, बलूचियों को। लेकिन हमारे पास भी, अगर मान भी लिया जाए एक मिनट के लिए कि यह आरोप सही है कि हम बलूचियों की मदद करते हैं, तो एक सीमा के बाद हमारे पास बहुत वो नहीं है कि हम उनको सामान पहुंचा पाएँ या दे पाएँ। क्योंकि आप इंडियन ओशन के सहारे जाएंगे, ट्रैक हो जाएगा। आजकल तो सब कुछ ट्रैक हो जाता है ना, पहले की तरह तो है नहीं कि पहुंचा दिया रात के अंधेरे में। तो पाकिस्तान के लिए खराब तो देखिए इसलिए है कि पाकिस्तान का ज़्यादा से ज़्यादा जोर उसकी फॉरेन पॉलिसी में और उसकी डिफेंस पॉलिसी में टेररिज्म का जो एलिमेंट है ना, आप ही सिर्फ हम ही लोग त्रस्त नहीं है, तालिबान भी त्रस्त है। सोचिए आप, ईरान त्रस्त है। तालिबान को वापस लाने में पाकिस्तानी आर्मी की, ISI की बड़ी भूमिका रही। लेकिन आपने देखा ये उनका 3 महीने भी संबंध जो है टिक नहीं पाया, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं पाकिस्तानी लीडरशिप की। अब तो अफगानिस्तान भी बोल रहा है कि हम भी कुछ नदियां हैं वहाँ डैम डूम बनाएंगे। सर अभी जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद जब सीज फायर भी हो गई थी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर से इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर कभी रिएक्ट कर सकता है फिर से कुछ? लड़ाई की तो मैं सिनेरियो नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन आतंकवाद से पाकिस्तान का छुटकारा पाना असंभव है।
इसलिए कि पाकिस्तानी लीडरशिप, आप देखें जब पहलगाम हुआ उसके कुछ दिन पहले ही तो उनके मिलिट्री चीफ ने बोला था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं और दो राष्ट्र के सिद्धांत जिस पर बंटवारा हुआ वो सही है, इस्लाम फलाना है ढकाना है अपना, उन्होंने बोला था। हाँ, बढ़िया, बहुत बड़ी बात कही जावेद अख्तर साहब ने कि अरे कम से कम अपने देश में जो भी 1-2% हिंदू रह रहे हो, कम से कम उनकी इज्जत का तो तुम ख्याल करते हो, उनकी डिग्निटी का तो ख्याल करते हो, वो तो तुम्हारे लोग हैं। वहाँ कुछ ईसाई भी हैं, कुछ पारसी भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, यार कम से कम उनका तो तुमको ख्याल रखना चाहिए था। सही बात है। तो पाकिस्तानी लीडरशिप, और देखिए पाकिस्तान के मुंह में खून लगा हुआ है, जो मैंने कहा ब्लैकमेल का, वो सबको ब्लैकमेल करके वो पैसे बनाते हैं। पाकिस्तान में जो लीडरशिप है वो जमींदारों की लीडरशिप है, वहाँ बड़े बड़े जमींदार हैं, रईस हैं, उनका वो है। हमारे यहाँ तो फिर भी एक अच्छा खासा डेमोक्रेटाइजेशन हुआ ना पार्टीशन के बाद, जमींदारी उन्मूलन हुआ, ये हुआ वो हुआ। आप और हम भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर नहीं है, वो पार्लियामेंट तक में पहुँचे हैं लोग। तो वो जो एलीट है वो वेस्ट में, यूरोप में और अमेरिका में जो है वो है सेटल्ड है, वो वहीं उनके लोग पढ़ते हैं, वही सब देखते नहीं हैं आप। उनकी अंग्रेजी कितनी नफीस होती है पाकिस्तानी नेताओं की। इनके पहले के तो मिलिट्री जर्नल जो होते थे वो भी बड़ी सोफिस्टिकेटेड वो करते थे, क्योंकि वो थी उनकी बैकग्राउंड थी। तो वो लाइफ स्टाइल, वो रईसी मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को ऐसे ही चलाया जाए। भाई कल को पाकिस्तान को आप डेमोक्रेट कर दोगे तो हमारी 20,000 एकड़ की जो हमारी जमींदारी है उसका क्या होगा? ये मैं 4 जगह फार्म हाउस बना रहा हूँ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में और जगहों पे, एबटाबाद में, उसका क्या होगा फिर? तो ये खुद नवाज शरीफ फैमिली की क्या बैकग्राउंड है? इनकी तो फिर भी कुछ बैकग्राउंड है भुट्टो फैमिली की। ये लोग जनरल जिया के टाइम में इनका पॉलिटिकल उदय हुआ, ये लिटरली हफ्ता वसूली करने वाले लोग थे। अच्छा, दोनों भाई ऐसे करके इन्होंने फैक्ट्रियां लगाई, बनाई, मंत्री बने, 3-5 किया और फिर लाहौर को अपने कंट्रोल में ले लिया। गुंडे ही चला रहे हैं फिर तो ये आप सोचिए, पाकिस्तान की दुर्दशा सोचिए। इमरान खान की पॉलिटिक्स से, उनकी पॉलिसीज से आप लाख असहमत हों, लेकिन इस फैक्ट को आप अंडरलाइन नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान के हिस्ट्री में वो सबसे पॉपुलर लीडर्स में से है, और उसको कहाँ रखा हुआ है? जेल में। उसकी पार्टी को स्टेटमेंट भी आई है, रेप भी कर दिया था किसी ने उसका, वो मारपीट की कुछ आई थी वो। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, मारपीट अगर उनके साथ या कोई अभद्रता हुई होगी, तो ये मिलिट्री वालों ने जाके की होगी। क्योंकि खान साहब की जो इज्जत है पाकिस्तान में, एक आम पुलिस वाला या आम कैदी जो है वो नहीं कर सकता। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता और उन्होंने पाकिस्तान को क्रिकेट में एक हस्ती बनाया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए। वो आदमी चाहता तो दुनिया में कहीं भी और खुद पाकिस्तान में एक लग्जरियस लाइफ जी सकता था, लेकिन वो लगातार चुनाव लड़ता गया, हारता रहा, 0 पर आउट था, कुछ नहीं था। फिर लास्ट में बाजवा ने कहा चलो यार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, जो आर्मी चीफ थे इनसे पहले, और उसमें बाजवा को फायदा हो गया। बाजवा ने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, इन्होंने बाजवा का एक्सटेंशन कर दिया। तो स्टोरी पाकिस्तान की ये है कि ये जो जर्नैल हैं, जमींदार हैं, ये कट्टरपंथी जो ये हाफिज सईद और ये चंदा, इस्लाम के नाम पे चंदा करके और ये जो लड़कों को इधर उधर भेजते रहते हैं, और इन्होंने पाकिस्तानी सोसाइटी को, पाकिस्तान की आम आवाम को भी बंधक रखा हुआ है। आपको जान के हैरत होगी कि पाकिस्तानी आतंकवादी भारत से कई गुना ज़्यादा पाकिस्तानियों को अपना निशाना बनाते हैं। वहाँ पे भी बहुत अटैक्स होते हैं, भयंकर। स्कूल तक में, स्कूल में अटैक होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल। सही बात है। तो ये जो इनकी पूरा ये गठजोड़ जो है ना, ये चल रहा। अभी देखिए $1 अरब आ गया ना,
2 अरब डॉलर आ गए IMF से, चलो जी भाई थोड़ा तुम एंजॉय करो, बाकी आम आवाम है अपना खेत जोतो, अनाज उगाओ खाओ। तो ये स्टोरी है। वो आप अगर पाकिस्तान के रील्स वगैरह कभी देखते हो, कई ऐसे रील्स आपको दिख जाएंगे कि यार यहाँ घर में खाना नहीं है, कश्मीर लेके क्या करोगे। सही बात है। बहुत सारे पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं, क्योंकि सबका ब्रेन वॉश नहीं हो पाया है अभी तक। और पंजाबी पाकिस्तान जो है उसने बाकी पाकिस्तान को अपना वो बनाया हुआ है। सिंध तो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि भुट्टो का वो है, नहीं तो इनसे पख्तून नाराज हैं, इनसे वजीरी नाराज हैं, वजीरिस्तान वाले, इनसे बलोच नाराज हैं। और क्या आप समझ रहे हैं, आप जाके किसी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले से पूछिए, वो भी खुश नहीं है। ये जो हमारा उन्होंने छीना हुआ है वहाँ भी लोग खुश नहीं हैं। वहाँ लोग बताते हैं कि वहाँ पाकिस्तानी जो है वो खड़े रहते। पहले तो फेसबुक तो अब तो पता नहीं कैसे पेजेज वगैरह गायब हो जाते हैं। मैं उनके कुछ पेजेस फॉलो करता था। अच्छा। वहाँ के ट्रेड यूनियन या किसान आंदोलन टाइप के जो लोग हैं, थोड़ा लेफ्ट टाइप के लोग पीओके में, उनको मैं देख रहा था कि 10-20 आदमी अपना जा रहा है कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए, और पुलिस जो है उनको, मिलिट्री जो है रगड़ के पीट रही है। तो कोई खुश नहीं है, सिर्फ पंजाबी खुश हैं। आपको याद होगा कि ये पहलगाम की घटना होने से पहले, सिंधु जल संधि तोड़ने ये स्थगन से पहले, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ को गलिया रहे थे कि सिंध का ये जो पानी आ रहा है नदियों का, इसके साथ तुम गड़बड़ मत करो, पंजाब हमको भी पानी छोड़े, पाकिस्तानी पंजाब जो है। तो उनके अपने मसाइल इतने हैं कि इनको हमेशा कश्मीर की ज़रूरत पड़ेगी, इनको हमेशा इस्लाम को बहाना बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इनको हमेशा टेररिज्म को हथियार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बाज नहीं आएंगे। आपको क्या करना है उस पर हमको फोकस करना चाहिए कि हमारी अपनी सिक्योरिटी, निगरानी, सर्विलांस, खुफिया व्यवस्था, ये तामझाम जो है वो हमारा दुरुस्त रहे, ताकि हम पहलगाम जैसी घटना ना हो पाए। सर, ईरान भी एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन है। अभी उस पर भी अटैक की वो चल रही है कि इजराइल कह रहा है मैं फुल फ्लेज ईरान पे अटैक कर दूंगा या मुझे गाज़ा खाली चाहिए। तो ईरान को आप किस, और इंडिया के ईरान के साथ रिलेशन कैसे हैं? हाल तक ईरान हमारे सबसे बड़े तेल सप्लायर्स में से था, लेकिन जब पिछले बार डोनाल्ड ट्रंप आए और उन्होंने बहुत तरीके का वो तमाशा कर दिया, सैंक्शंस वगैरह लगा दिए, तो हमारा भी थोड़ा उसमें डिस्टर्ब हुआ। चाबहार प्रोजेक्ट भी डिस्टर्ब हुआ, लेन देन भी डिस्टर्ब हुआ। लेकिन आम तौर पे ईरान को भारत से और भारत को ईरान से कोई शिकायत नहीं रही है आम तौर पे। और हमारा चूँकि कल्चरल रिलेशन बहुत लंबा जाता है, तो वैसा कोई संबंधों को लेके, रिश्तों को लेके कोई खटास नहीं है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि भारत की अभी नीति ये है कि इन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी कॉज को सपोर्ट करते हैं और हम इजराइल से दोस्ती चाहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच से हाइफन को उन्होंने हटा दिया, जो फॉरेन पॉलिसी में होता था। जैसे हमारा कोई नेता गया तो वो इजराइल जाएगा तो फिलिस्तीन भी जाएगा, ऐसे होता था। ये इन्होंने अलग अलग यात्राएं की, या अलग अलग होने लगा अब कि इजराइल से दोस्ती सेपरेट मसला है, फिलिस्तीन को सपोर्ट करना सेपरेट मसला है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि ईरान हो चाहे पश्चिम एशिया में और दूसरे देश हों, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं। अमीरातियों से अच्छे संबंध हैं, सऊदी से अच्छा है। आपके कतर से बहुत, हमारा सारा गैस कतर से ही आता है मोस्टली, 85% या कम ये गैस LNG जो है। और इजराइल से आपके रिश्ते हैं ही। इजिप्ट से भी अच्छा है हमारा अनाज वगैरह का इसका। और अभी जब टर्की से मार्बल अगर आप नहीं ले आएंगे तो हमारा मार्बल ईरान, ग्रीस, यूनान और इजिप्ट, मिस्र से आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्बल टर्की से आता है, 70% के आसपास। तो हमको पश्चिम एशिया में जो ये सब हो रहा है गाज़ा में हो रहा है, चाहे जो भी, तो भारत उससे अपने आप को अलग नहीं रह सकता। वहाँ पर अगर कोई बड़ी लड़ाई होगी तो आवाजाही बंद होगी, आपका तेल का बुरा हाल हो जाएगा। पर्शियन गल्फ में अगर नक्शा देखेंगे तो अबू धाबी, दुबई वगैरह से जितना भी आवाजाही है जहाज़ों का, वो एक पर्शियन गल्फ में एक छोटे से जगह से पास करेगी।
पर्शियन गल्फ में, वो बहुत नैरो स्ट्रिप है, उसको ईरान जब चाहे तब बंद कर सकता है, चोक कर सकता है उसको। इसलिए ईरान पर डायरेक्ट अटैक करना नेतन्याहू खुद नहीं करेंगे, वो एक आध बम कहीं गिरा सकते हैं, मिसाइलें। वो चाहते हैं कि जैसे पहले अमेरिका हमारे लिए लड़ता आया, सद्दाम हुसैन से लड़ा, कर्नल गद्दाफी से लड़ा, तो तुम एक हमारे लिए ये भी लड़ाई लड़ लो। और डोनाल्ड ट्रंप इसी बात पर आए हैं कि हम दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया को कम से कम, जो कि खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसको डायलॉग तक नहीं सीमित रखना चाहिए, उसको एक्शन में भी लाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि हम निष्पक्ष नहीं है, हमारा भी पक्ष है और हमारा पक्ष शांति का पक्ष है। कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन इसको आपको बोलना पड़ेगा, जाके आपको कहना पड़ेगा इजराइल को कि भाई ये मत करो, ये क्या कर रहे हो। आपको वहाँ के देशों को आपस में बोलना होगा कि भाई मत लड़िए आप लोग, इसलिए भी कि वो आपके इमीडिएट नेबरहुड है ना, आपका पड़ोस है। और दूसरा इसलिए कि हम लोग कहते हैं ना कि हमको हाई टेबल पे जगह चाहिए, हमको सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरी दो। तो अगर हम दुनिया में कुछ करेंगे ही नहीं तो मुझे क्यों सिक्योरिटी काउंसिल में मुझे परमानेंट मेंबरी मिलेगी? किस बात की? भाई आप हैं क्या कर रहे हैं इसलिए कि 1.5 अरब खाली हैं? ऐसे तो बात नहीं होती ना, आपको दिखाना पड़ेगा कि हम हैं। और हमारे साथ एक और दिक्कत है कि सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है। अगर पश्चिम एशिया में, चाहे सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में कभी भी स्थिति खराब होती है तो उसका भुगतना पड़ता है आपको। अफगानिस्तान हुआ, आप कभी पढ़िएगा 1980 के आसपास का। अफगानिस्तान की लड़ाई जब आखिरी समय में पहुंची तो अफगानिस्तान में जितने असलहे भेजे गए थे और रूसियों से लूटा उगटा गया, चाहे जो भी मिला, वो हथियार घूमते घामते पाकिस्तान के रास्ते कश्मीर आए और 1990 में कश्मीर में आग लगी और पंडितों का पलायन हुआ और कत्लेआम का सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले कश्मीर में कुछ भी एक पटाखा तक नहीं छूटता था। वो सारे हथियार जो थे अफगानिस्तान से थे और ये हथियार यहीं नहीं रुके, वो बम्बई माफिया अंडरवर्ल्ड में गए। 90s में गैंग वार जो बॉम्बे की सड़कों पे होता था, दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी, अचानक आप पान की दुकान पे खड़े हैं और फायरिंग होने लगी। वो AK-47 वहीं थे। इतना ही नहीं, वो AK-47 धनबाद, लखनऊ, पटना तक पहुंचे और आपको 90 के दशक में याद होगा, और बड़े बड़े गैंगस्टर हुए और मर्डर होता था, अरे 47 चल गया गुरु। तो ये हथियारों का खेला है। अगर कल को पश्चिम एशिया भी ब्लास्ट कर जाए, कुछ बड़ी चीज हो जाए, तो वो मामला पहुंचेगा। अभी जैसे यूरोप में आप देखिएगा, यूक्रेन की लड़ाई थमने दीजिए, वहाँ इतने हथियार हैं, दिए गए हैं, वो सारे हथियार इंटरनेशनल मार्केट में आएंगे दाएं बाएं करके। तो भारत के लिए यही अच्छा है कि आप कम से कम अपने नेबरहुड में मसले जो हैं थोड़ा शांति से निपटाए जाएं। लेकिन दिक्कत ये भी है कि पिछले कुछ समय से भारत की जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है, पॉलिटिकल प्रेजेंस जो है दुनिया में, भले हमारे अखबार, हमारे मीडिया में जो भी लिखा जा रहा हो, वो थोड़ा उसका प्रभाव कम हुआ है। ये हमको नोटिस कर लेना चाहिए। और उसके बड़े सिंपल कारण है, बमुश्किल 1000 लोग हैं। आपका पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री जो है ना, दूतावास हैं आपके, राजदूत हैं, स्टाफ हैं, ये टोटल इनकी संख्या 1000 है, 1100 इस तरीके से। तो आप हर जगह पहुंच नहीं पा रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, पॉलिसी गाइडेंस नहीं है। अब जैसे आपने पूछा कि इजराइल से क्या हमारा दोस्त इजराइल ही बच गया है। अगर हमारा दोस्त केवल इजराइल बचा है तो ये हमारे लिए अफसोस की बात होनी चाहिए। और हम ये पूछते हैं, जबकि कोई देश हमारी मदद क्यों नहीं करता, फलाना ऐसे क्यों कर रहा हो, तो हमको अपने से भी पूछना चाहिए कि हम किसी के लिए कितना खड़े होते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया भर की राजधानियों में भारत को एक रिलायबल पार्टनर नहीं माना जाता है, ऑल वेदर फ्रेंड नहीं माना जाता है। जो चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, जो चाइना और रशिया के रिश्ते हैं, वैसे रिश्ते हमारा कोई भी देश हमसे उस तरीके का भरोसा नहीं रखता। एक लास्ट उदाहरण बता देता हूँ इसमें।
डोनाल्ड ट्रंप ने सैंक्शंस लगा दिया पिछले बार जब आए थे ईरान के ऊपर, लेकिन उसमें कह दिया गया कि चाबहार बंदरगाह इस सैंक्शंस के दायरे में नहीं रहेगा। उन्होंने भारत को एक फेवर किया कि भाई तुम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हो तो करो। लेकिन हमारी कंपनियां डर गईं कि क्या पता अमेरिकन्स का कल को हमको कहीं दूसरी जगह इटली में दिक्कत हो जाए, कहीं कोई दिक्कत हो जाए। हमने काम ही बंद कर दिया भाई साहब, और ईरान से हमने लेना देना बंद कर दिया। आप मुझे बताएं भाई, तुम्हारा अपना झगड़ा है, हम क्यों अपना बंद करें? जो आज हमने किया रूस के मामले में, जब यूरोप ने कहा, अमेरिका ने कहा कि रूस से आप तेल मत खरीदिए, तो हमारी सरकार ने कहा ना कि अरे हम तो, बहुत अच्छा फेमस उनका जयशंकर का स्टेटमेंट है कि हम तो 1 महीने में उतना नहीं खरीद पा रहे हैं जितना तुम एक आफ्टरनून में खरीदते थे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सैंक्शंस के बावजूद यूरोप में रशियन तेल की खपत बढ़ी है। वो दूसरे देश, भारत, चाइना और भी दूसरे देश ले जा रहे हैं, और बहुत बहुत अजीब अजीब खेला होता है। एक जहाज निकला, कागज बन गया, टैंकर लद गया, वो समुद्र में ही उसका कागज बदल जाएगा, उसका झंडा बदल जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बदल जाएगा, और फिर वो उतार के वहाँ पर मान लीजिए कि इटली में उतार दिया, फ्रांस में उतार दिया, फिर वापस आया, फिर समुद्र में, फिर कागज पत्र बदल के फिर अपना वापस। ओके, तो अभी यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगाया है कोई 300-350 रशियन टैंकर्स पे, जिन पर डाउट है कि ये सब दूसरे देशों के रजिस्ट्रेशन पे और ये सामान ढो रहे हैं। आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि सैंक्शंस के बावजूद रॉकेट इंजन की सप्लाई अमेरिका में अभी भी रूसी कर रहे हैं। अच्छा, खुद ही खरीद रहे हैं सैंक्शन लगा के। अभी जब ये आईफोन आया था, आईफोन 16 वाला जब रेंज, तो मैं बहुत पहले से इंतज़ार कर रहा था कि भाई ख़रीदना है। तो मैं गया, उनको एडवांस कुछ दे के, होता है ना, बुक कराते हैं रिलीज़ से पहले, मैं करा के आ गया। तो मेरी एक भतीजी पढ़ती है रूस में, उसका आया मैसेज, पता चला कि उसने आईफोन ख़रीद लिया जिस दिन लॉन्च हुआ था, डे 1। मैंने कहा कि रूस पे तो सैंक्शन लगा हुआ है, एप्पल ने तो वहाँ दुकान बंद कर दी है, तो इसको कैसे मिल गया? और वो भी पहले दिन। मैं यहाँ दिल्ली में बैठ कर वेट कर रहा हूँ कि फ़ोन कब आएगा उसका, दुकान वाले का। सेंट्रल एशियन कंट्रीज से सारे लग्जरी ब्रांड जा रहे हैं और आ रहे हैं। रशियन मार्केट यूरोप के लग्जरी ब्रांड का सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट है। जैसे ये मर्सिडीज गाड़ियाँ, ये घड़ियाँ चमचमाती हुई, और ये तमाम चीज़ें, फ़ोन, वहाँ पे सब चीज़ चल रहा है। कोई काम कहीं नहीं रुकता है। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा, एक इस्लामिक स्टेट आया था, अल बगदादी, ध्यान है आपको, याद है? उसने सुना है। उसने नहीं, अल बगदादी एक आया, इराक से निकला, उसने बोला कि मैं इस्लामिक खिलाफत बनाऊंगा, एक मतलब अपना देश बनाऊंगा, और उसने लड़ाई छेड़ दी बुरी तरीके से। और इतना तेज उसके हमले थे कि इराक कोलैप्स कर गया, इराक का बड़ा इलाका। सीरिया में उसने कुछ जगहों पर कब्जा कर लिया, और ऐसी जगहों पर कब्जा उन्होंने किया जहाँ पे तेल के कुएं थे इम्पोर्टेंट, जैसे मोसूल इराक में है। बाद में अब तो ये होता है ना कि भाई इसको अरबों ने पैसा दिया है, ये अमेरिकन्स ने दिया, ये कौन तैयार किया, इसके पीछे कौन है, इस तमाम बातें होती हैं। अच्छा, बाकी लोग लग गए उसी तरीके से कि मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं, अपना वो कम्युनल दिमाग काम करने लगा, देखो ये क्या कर रहा है, इस्लामिक स्टेट बना रहा है। मुझे जो बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजारों टोयोटा गाड़ियां चमचमाती ब्रांड न्यू, वो इस्लामिक स्टेट को कैसे मिल जा रही हैं। नोकिया का फ़ोन, एक छोटा वाला फ़ोन आता था, जो वो लोग उसमें एक बार सिम यूज़ करते थे और उसको फेंक देते थे। तो ये हजारों फ़ोन कौन सप्लाई कर रहा है? और वो लोग ये सोशल मीडिया पे 4K रेजोल्यूशन में वीडियोस डालते थे, DSLR वगैरह का उस ज़माने फैशन था, और इतनी सुंदर क्वालिटी और इतना सुंदर एडिट उसका। बाद में इन लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद करना शुरू किया, लेकिन तो उससे पहले तो ये इक्विपमेंट्स कहाँ से जाते थे? इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ कि मोसूल में जब इराकी गवर्नमेंट का कब्जा था और जितना तेल प्रोड्यूस हो रहा था
बाहर भेजा जा रहा था, इस्लामिक स्टेट के कब्जे में भी उतना ही तेल प्रोड्यूस हो रहा था और बाहर भेजा जा रहा था। और देखिए अफगानिस्तान अभी हाल तक तालिबान के आने से पहले दुनिया में 70 से 90% अफीम हेरोइन की सप्लाई करता था, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि जिस देश में खाने का सामान ठीक से नहीं है, वो देश अफीम उपजा के पैकेजिंग करके और हजारों टन अफीम और हेरोइन जो है वो अमेरिका से लेके हिंदुस्तान, अरब और यूरोप सब जगह डांस बार में पहुंचा दे रहा है। मतलब कॉमन सेंस सोचिए, उसमें कोई वहाँ से ट्रक से निकालता होगा क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो इंडियन ओशन में लाया जाता होगा, वो दुबई अबू धाबी पोर्ट पे उतरता होगा, वो बम्बई हिंदुस्तान में कहीं उतरता होगा, वो यूरोप के बंदरगाहों पे कहीं उतरता होगा, अमेरिका वो हो सकता है बाई फ्लाइट जाता होगा। तो ये अब देखिए, अब वहाँ पर कोई अफीम का वो नहीं हो रहा, बंद करा दिया इन्होंने। 20 ऐसे रिपोर्टिंग्स हैं, ऑफिशियल रिपोर्टिंग, मैं कोई कहीं चंडू खाने से मैं नहीं वो बात करता हूँ, सब रेफरेंस वाली चीज़ है। CIA के क्या बोलेंगे उसको, प्रोटेक्शन में वो होता था। और अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जो ये प्रोड्यूसर था इसका, हेरोइन वगैरह का, वो और कोई नहीं, राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति थे हामिद करजाई, उनका सौतेला भाई था। ऐसे ऐसे खेल होते हैं भाई, बहुत बड़े लेवल का गेम है सर ये। अरे भाई आप ये सोचिए ना कि जब एक मोहल्ले में अगर कोई बाहुबली टाइप का आदमी है या ठेकेदार टाइप का आदमी है, जब वो इतने 3-5 करने पड़ते हैं, नेताजी को खुश रखो, ऑफिसरों को खुश रखो, इधर जाओ, थोड़ा 2-4 गुंडे भी पाल के रखो, तो ये तो दुनिया चलाने की बात हो रही है। नेटवर्क वही बड़े लेवल पे होता हाँ, चला उसी को जाता आप है। एक्सपेंड कर दीजिए। जो एक सोसाइटी का RWA कर रहा है वही बड़े लेवल पे एक लोकल नेता कर रहा है, वही बड़े लेवल पे शहर का नेता कर रहा है। ऑल राइट सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत डिटेल में सारे आंसर्स किए और बहुत आसान भाषा में चीज़ों को समझाया। उम्मीद है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया दोस्तों, इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर करिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको किसी एक टॉपिक पे सर के साथ दोबारा पॉडकास्ट चाहिए तो हम सर को दोबारा इन्वाइट करेंगे और समझेंगे अलग अलग चीज़ों को। और बस इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। सर आपका इंस्टाग्राम हैंडल है? बिल्कुल। तो इंस्टाग्राम हैंडल सर का हम यहाँ पर लगा रहे हैं, आप जाकर सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिए और उन्हें बताइएगा ज़रूर मैसेज करके कि ये एपिसोड उन्हें कैसा लगा। और बस मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारे लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हैं, भाई एक लाल बटन दबा दो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। और ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके बता दो ताकि हम और ऐसे टॉपिक्स पे आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहें। फिलहाल के लिए चलते हैं जी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।